हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम चैप्टर 9 देखेंगे ज्योग्राफी का, विच इज़ डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम पढ़ते हैं, तो द फर्स्ट थिंग विच वी शुड बी वेल अवेयर ऑफ इज़ द मीनिंग ऑफ द चैप्टर्स नेम। ठीक है, जैसे हमने पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ा था, तो जब हम कोई चैप्टर का मतलब, जब मान लो पॉपुलेशन चैप्टर का नाम था, ठीक है, तो हम खुद ब खुद हमारे अंदर वो इंटरेस्ट आया था कि ठीक है भैया, अगर चैप्टर का नाम पॉपुलेशन है तो हम इसमें पॉपुलेशन कैसी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा पॉपुलेशन है, कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ कम पॉपुलेशन, कैसे लोग कहाँ रहते हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। जब हमने पॉपुलेशन चैप्टर का नाम सुना था तब हमारे दिमाग में वो सब आया था। सिमिलरली जब भी हम कोई चैप्टर का नाम देखते हैं, तो अगर हमें उसका मतलब पता होता है तो हम खुद ब खुद वो एक तरह से इंटरेस्ट खुद के अंदर जनरेट कर लेते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, तो डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स, जब हम ये वर्ड सुन रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। बेसिकली डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स का मतलब है किसी भी पॉपुलेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। मान लो अगर तुमने किसी बिल्ली को देखा, ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग विच यूल नोटिस इज कि उसका रंग क्या है, सफ़ेद, काला, ग्रे, ठीक है, क्या कलर है उसका। दूसरी चीज़ तुम देखोगे कि ठीक है भैया, उसके 4 पैर है, उसकी आंखें सबसे अट्रैक्टिव होती हैं। जब हम लोग, जैसे इंसान के भी, अगर हम थोड़े से ऐसे ऑलिव ग्रीन या थोड़े से ऐसे ग्रेश से अगर आई, मतलब हम देख लेते हैं उनकी आंखों का रंग जो वैसा है, तो हम कहते हैं कैट आई है ना। तो उसके आंखों का कलर, ये सारा कुछ हम नोटिस करते हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप किसी ऐसे शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप पे जाते हो, कोई टीवी खरीदना चाहते हो, कोई रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, आप क्या बोलोगे कि भैया ये जो टीवी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, इसके फीचर्स बताइए। ठीक है, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए तो आप वहाँ पे भी क्या पूछोगे कि भैया इस फ्रिज का फीचर्स बताइए, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तब जाके आप उस चीज़ को लोगे, खरीदोगे, राइट। आप किसी इंसान के साथ रोज़ बात कर रहे हो, ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो इंसान, क्यों लग रहा है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही वैसे हैं। तो कभी भी कुछ भी आप करते हो तो फर्स्ट थिंग, द मेजर थिंग विच यू नोटिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, पर्सन और ऑब्जेक्ट, है ना। तो सिमिलरली एक पॉपुलेशन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसे ही हम जो है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स, भैया पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, क्या होता है। तो देखो, पॉपुलेशन में पहले आप ये देखोगे कि अच्छा वहाँ पे मेल कितना है, वहाँ पे पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, उस एरिया का सेक्स रेशियो कितना है, गांव वाला एरिया है या शहर वाला इलाका है ना, रूरल है, अर्बन है, क्या है। ठीक है, वहाँ पे किस तरह का एक्टिविटीज़ फॉलो किया जाता है, प्राइमरी की सेकेंडरी, क्या किस तरीके से लोग रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है, यही इन्हें ही हम जो है पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और उसे फिर हम कहते हैं डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सो यस, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। रूरल टू अर्बन पॉपुलेशन. Rural folks are simple and their social relations are quite close and deep. They derive their livelihood largely from primary activities such as agriculture. अब आप कभी गांव में चले जाओ, अगर आप लोग अपने नानी गांव या दादी के गांव चले जाओ, अगर आपका घर है गांव में या फिर नहीं भी है तो आप एक बार किसी भी गांव को जाके विजिट करके आओ। वहाँ पे आप देखना कि ऐसा होता है कि शाम को ना जितनी भी औरतें होती हैं वो एक साथ इकट्ठे किसी एक के घर पे बैठेंगे, ठीक है, आंगन वांगन में बैठेंगे, टीवी चलाएंगे, या तो टीवी देखेंगे या फिर आपस में कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो एक काइंड ऑफ क्लोज बॉन्ड्स होता है, क्लोज रिलेशनशिप्स होता है, लोग एक दूसरे के साथ घुलते हैं, मिलते हैं, एक काइंड ऑफ एक बॉन्डिंग ऐसी होती है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपको दिखेगा कि सब एक साथ किसी ना किसी पूरे दिन के किसी ना किसी एक टाइम पे सब एक साथ बैठे रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ होती है। तो गांव में आपको, रूरल एरियाज़ में आपको कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दिखेंगे, बहुत ही क्लोजर बॉन्ड्स, डीप बॉन्ड्स दिखेंगे। और सिमिलरली वहाँ पे आपको किस तरीके का एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर। ठीक है, मोस्टली आपको गांव में एग्रीकल्चर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप इंडिया को भी देखो तो इंडिया इज़ मेजरली एग्रीरियन इकोनॉमी।
ठीक है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता है इंडिया में। वहीं आप शहर वाले एरिया में आके देख लो, आप एक बिल्डिंग में हो, आपके पड़ोसी को ये तक नहीं पता होगा कि आप जिंदा हो या मर गए, है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चिल्लाए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दे विल नॉट गिव एनी डैम अबाउट वॉट यू आर डूइंग, हाउ यू आर एंड व्हाट्सोएवर, अनटिल एंड अनलेस आप अगर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो, हाई पिच पे चिल्ला रहे हो और आपके पड़ोसी को ऐसे दिक्कत हो रही है, ठीक है, उस तक आवाज़ जा रही है एंड उसको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, तो तब वो एक्शन लेगा। वो भी आपसे कन्फ्रंट नहीं करेगा, वो जाके सोसाइटी के ऑफिस में जाके कंप्लेन करेगा कि देखो भैया, हमारे जो पड़ोसी है वो बहुत चिल्ला रहे हैं, ये वो हमारे लिए जीना हराम कर रहे हैं, वो स्टफ्स लाइक दैट। वो बंदा आपसे आके भी कन्फ्रंट नहीं करेगा कि भैया क्यों चिल्ला रहे हो, वो सीधा कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन जाके करेगा। तो यही डिफरेंस हो जाता है रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में। प्लस अर्बन एरियाज़ में आपको सेकेंडरी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगे, कंपनीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, लोग काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ आपको अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद इंडिया इज़ प्राइमरीली अ कंट्री ऑफ विलेजेस। इंडिया में मोस्टली आपको विलेजेस देखने को मिलेंगे। ओवर 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस, और 2/3 जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो विलेजेस में ही रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किस तरीके से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे देखो। अब ऑब्वियसली ये देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस फिगर्स, हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन वेयर 89.96% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। अगेन ये एक फैक्चुअल डिटेल है। नाउ दिस एज अ फैक्चुअल डिटेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन जो है 89.96% थी, मतलब हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में थी। हाईएस्ट और लोएस्ट, कभी भी अगर आप फैक्ट्स देख रहे हो तो हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे कि किसी भी कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हो और फैक्ट्स वाले आंसर लिख रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस आंसर में आप ये चीज़ मेंशन करो कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कोई भी फैक्चुअल आंसर आप लिख रहे हो तो ये चीज़ मेंशन, स्टार्टिंग में ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, डू मेंशन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इन योर आंसर। अगर आप मेंशन नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो कम मार्क्स मिलेंगे उसमें, यू विल नॉट बी एबल टू फेच मोर मार्क्स, ठीक है। मूविंग अहेड, अर्बन पॉपुलेशन भी वही है। देखो, अगर आपको ये सब कुछ ना पढ़ना हो ना, ये जो इतने पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है, ये सब कुछ पढ़ने का मन ना हो, तो आप इसे भी रेफर कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द चार्ट, द टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, 1901 और 2011 को नोटिस करो, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। 1901 में कितनी थी पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन 10.84। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है, 31.16। तो आप देख रहे हो अर्बन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, कितनी ज़्यादा बढ़ी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1901 में सिर्फ 10.84 था एंड 2011 में आके इट बिकेम 31.16। तो आप ये देख रहे हो मेजर इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, पूरा आप देख रहे हो, मतलब 10.84 से सीधा 31.16। तो इसी तरीके से जो है अर्बन एरियाज, अर्बन पॉपुलेशन जो है वो खुद को एक्सपैंड कर रही है, अर्बन एरियाज खुद को एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये चार्ट में सिर्फ आपको 1901 और 2011 वाला डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जो आप यहाँ पे ये पैराग्राफ देख रहे हो, चाहे ये पैराग्राफ ले लो या ये पैराग्राफ ले लो, जस्ट अ सेकेंड, यस, ये पैराग्राफ, यहाँ पे बस हाईएस्ट और लोएस्ट देखना है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कहाँ है, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कहाँ है। सिमिलरली अर्बन पॉपुलेशन भी हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मूविंग अहेड, अर्बनाइजेशन। व्हाट इज अर्बनाइजेशन? The process of society's transformation from a predominantly rural
to a predominantly urban population is known as urbanization. It includes two things: an increase in the number of people living in urban settlements and an increase in the percentage of the population engaged in non-agricultural activities living in such places. अब मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाती हूँ. मान लो रोहन है जो पीतमपुरा में रहता है, ठीक है. अब रोहन को ये जानना है कि क्या पीतमपुरा एक अर्बनाइज्ड एरिया है. तो वो किस तरीके से जानेगा कि क्या वो एक अर्बनाइज्ड एरिया है या नहीं है. तो वो दो चीज़ देखेगा. पहला चीज़ तो ये कि क्या वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन पीतमपुरा की, क्या वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. प्राइमरी एक्टिविटीज़ मतलब आपका एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, सेकेंडरी मतलब कंपनीज, इंडस्ट्रीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. तो पहली चीज़ रोहन ये नोटिस करेगा. अब मान लो रोहन ने देखा कि पीतमपुरा में भैया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का बोलबाला ज़्यादा है. तो एक चेकलिस्ट हो गया कि चलो भैया दो आपको चेक बॉक्सेस मतलब टिक करना हो, चेकलिस्ट चाहिए आपको. दो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है, तभी जाके वो एक एरिया अर्बनाइज्ड एरिया होगा, जिसमें से एक एरिया, एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया. दूसरा क्राइटेरिया जो रोहन नोटिस करेगा या रोहन ध्यान देगा वो क्या है कि क्या वो एरिया एक अर्बन सेटलमेंट है. अब आप मुझे बताइए कि एक शहर और एक गांव में क्या डिफरेंस होता है. गांव में आपको दिखेगा वो छोटे छोटे घर होते हैं, रोड्स इतने अच्छे से नहीं होते हैं, सीमेंट के घर नहीं होते हैं कहीं कहीं पे, है ना. ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी. इंडस्ट्रीज़ नहीं होते हैं गांव में इतने ज़्यादा. वहीं अगर आप शहर में देखो, वेल कंस्ट्रक्टेड रोड्स आपको दिखेंगे, सीमेंट वाले घर, बिल्डिंग्स, उसके बाद आपको कंपनीज मिलेंगे, फैक्ट्रीज मिलेंगे, बहुत कुछ है अर्बन एरियाज में, राइट. तो यही चीज़ रूरल और अर्बन को डिफरेंशिएट करती है एक दूसरे से, राइट. तो उसके बाद रोहन ने ये चीज़ नोटिस किया कि क्या वहाँ पे रूरल सेटलमेंट्स है या अर्बन सेटलमेंट है. फिर रोहन ने ये देखा कि नहीं भैया यहाँ पे तो अर्बन सेटलमेंट है. सेकेंड चेकलिस्ट भी हो गया. तो ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो गए. पीतमपुरा ने दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया, मतलब वो एक अर्बनाइज्ड एरिया है. सिंपल. अर्बनाइजेशन क्या है? यही दो चीज़ है. अब आई डोंट थिंक आप कभी भूलोगे कि अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं या अर्बनाइज्ड एरिया किसे कहते हैं. ठीक है. ओके. Goa is the most urbanized state where 62.17% of the population lives in urban areas. The Union Territories of Chandigarh and Delhi are the most urbanized area in the country. These territories have 97.50% and 97.25% of their population as urban respectively. Factual detail है, ठीक है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई यूनियन टेरिटरी या कोई स्टेट एक अर्बनाइज्ड एरिया है या नहीं. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब देखो हर स्टेट में जो है गांव और शहर दोनों होता है. अगर आप दिल्ली ले लो, आप वेस्ट बंगाल ले लो, बिहार ले लो. बिहार ज़रूरी नहीं कि पूरा गांव ही गांव है बिहार में. वहाँ पे भी शहर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, बहुत सारी जगहें हैं जो शहर है, शहरी इलाके हैं. बट कैसे पता चलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर स्टेट या कोई एक पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी क्या वो एक अर्बनाइज्ड स्टेट या यूनियन टेरिटरी है कि नहीं. तो अगर किसी स्टेट में, जैसे गोवा को हम कह रहे हैं कि मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो शहरी इलाका होगा ना वो गांव के इलाके से ज़्यादा है. वहाँ पे गोवा में गांव कम है या फिर गांव एकदम ही कम होंगे, लेकिन शहर एकदम शहरी इलाका है. आपको अर्बन सेटलमेंट्स दिखेंगे, रूरल सेटलमेंट्स काफ़ी कम है, इसलिए वो मोस्ट अर्बनाइज्ड है. सबसे लीस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा होगा? जहाँ पे रूरल सेटलमेंट ज़्यादा होंगे, गांव ज़्यादा दिखेगा आपको शहर से. सिंपल. ठीक है. एक चीज़ अगेन इसमें भी जो है आपको हाईएस्ट और लोएस्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाईएस्ट मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, मोस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी, लीस्ट अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी. ये चार नाम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और वो आप इस टेबल से रेफ़र कर सकते हो. इसको बिल्कुल मत देखना, ये 2001 के अकॉर्डिंग है. आपको क्या रेफ़र करना है? 2011 वाला. 2011 वाले सेंसस ने जो कहा है आपको वो रेफ़र करना है. ऑल्सो एक और चीज़, ऐसा मत करना कि भैया जो टॉप पे है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड है, जो लोएस्ट मतलब जो एकदम लास्ट में होगा वो लीस्ट अर्बनाइज्ड है. ऐसा नहीं है. पूरे डेटा को अच्छे से देखो, एटलीस्ट इतना तो देखो. ठीक है. पूरे डेटा को अच्छे से देखो. रूरल और अर्बन दिया हुआ है आपको. अब अर्बनाइजेशन खुद देख लो कहाँ पे ज़्यादा है. इतनी मेहनत तो कर ही सकते हो, है ना. फिर 4 नाम निकालो, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ
क्या है आपका टास्क, आपका होम टास्क समझ लो जो मुझे कमेंट्स। अच्छा, वन मोर थिंग, मैं आप लोगों को होम टास्क देती हूँ हर वीडियो में। अगर हर वीडियो में नहीं देती तो मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में देती हूँ, बट इट इज़ हार्डली 1 और 2 ऑफ यू जो मुझे आंसर देते हैं उस चीज़ का। अदरवाइज देते भी नहीं है, कभी कभी तो मोस्टली नहीं देते, कभी कभी हार्डली 1-2 दे देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दे रही हूँ तो क्या मैं वो अपने फ़ायदे के लिए दे रही हूँ कि अगर आप मुझे आंसर लिख के दोगे तो मतलब ओ माई गॉड इट विल बी सो बेनिफिशियल फॉर मी? ऐसा तो नहीं है ना। अगर मैं आपको कोई होम टास्क दे रही हूँ तो उसका रिसर्च मैं खुद भी कर सकती हूँ। अगर मुझे पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं खुद रिसर्च कर सकती हूँ, है ना। अगर मुझे वो चीज़ जानना होगा तो मैं आपको होम टास्क इसलिए देती हूँ ताकि आप रिसर्च करो थोड़ा सा, आप थोड़ी सी मेहनत करो एंड वो चीज़ आपके दिमाग में स्टक, मतलब एकदम कहते हैं ना कि एकदम टू जस्ट गेट स्टक इन द ब्रेन, वो हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए वो चीज़, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको दिक्कत ना आए। इन फ्यूचर भी कभी आपको ऐसे इन जनरल नॉलेज में भी अगर आपको चाहिए हो, आपकी जनरल नॉलेज भी सही हो, तो मैं आपको ये जो कमेंट्स में लिखने वाला टास्क देती हूँ ये मैं आपके लिए देती हूँ, ठीक है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप में से कोई भी रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है। मुझे ये ज़रूर कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ मेक नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो, मैम व्हेन इज़ द नेक्स्ट वीडियो गोइंग टू कम, मैम दिस मैम दैट, या फिर दीदी प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो, अपलोड दैट वीडियो। ये सारे कमेंट्स मुझे बराबर आते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको कोई टास्क दिया है वीडियो में कि नहीं आप मुझे इस चीज़ का आंसर बताओ या इस चीज़ का वो करो, तो वो उसका रिप्लाई मुझे कभी नहीं मिलता कमेंट्स में, बहुत रेयरली मुझे मिलता है। 1-2 लोग हैं जो मुझे देते हैं and I really appreciate them. I even wanted to give a shout out to them as well. I don't remember their names as of now, but there are 2-3 people who give answers. Otherwise, most of you are least bothered to answer. तो ठीक है, you don't answer. I have nothing to say on that. मैं बस इतना कहूँगी मैं आपके लिए देती हूँ, आपका बेनिफिट होगा इसमें. If you don't want to answer, that's again your choice. But just remember कि everything, every time, things do not go according to what you think. If you want to do something really, really good, you have to put yourself under pressure. You have to do a little bit of work. Everything will not come, to your doorstep. It won't. You have to walk. Even if it comes to your doorstep, you still have to get down from your bed and take that. Right? So you have to do a little bit of hard work to actually get the fruits, the results, right? एनीवेज, तो आप 2011 वाले उसको रेफ़र कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। तो ये 4 चीज़ जो आपको कमेंट्स में मुझे बताने कि मोस्ट अर्बनाइज्ड, लीस्ट अर्बनाइज्ड, यूनियन टेरिटरी और स्टेट, ठीक है। ऑल्सो ये देखो, ये वाली जो आपको डायग्राम है यहाँ पे आपको बता रहा है परसेंटेज टू अर्बन टू टोटल पॉपुलेशन। ये आपको अर्बन पॉपुलेशन कहाँ कितनी है वो बता रहा है। अगेन मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों ने मैप याद ही नहीं किया होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी मेरे वीडियो देख रहे होंगे जिनको ये तक नहीं पता कि वो जिस स्टेट में रह रहे हैं वो इंडिया में कहाँ है, उसकी लोकेशन ही नहीं पता है मैप पे। तो अगर ऐसा है तो इट्स वेरी बैड, और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने मैप याद कर लिया है तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर योर ओन सेल्फ। और अगर आपको मैप याद नहीं है तो याद कर लो, अभी भी टाइम है, वक्त है, 2-3 महीने बचे हैं बोर्ड्स के लिए। प्री बोर्ड्स तो आ ही गए हैं, बट बोर्ड्स के लिए 2-3 महीने बचे हैं, तो कर लो मेहनत, वरना फिर इट विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर यू टू गेट थ्रू जोग्राफी। मैं बता रही हूँ, आप मैप याद करो, काफ़ी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको अभी मैप याद होगा, जिन लोगों को भी अगर यहाँ पे जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मैप याद होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। आपको मोस्ट और लीस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, आप पूरा ही याद कर लोगे अगर आपको मैप याद है तो, ठीक है। बट चलो एटलीस्ट बेयर मिनिमम भी कर ही लो। सेक्स कॉम्पोजिशन, सेक्स रेशियो, ये क्या होता है? व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। हर 1000 मेल पे कितनी महिलाएं हैं उसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो इट इज़ 1000 मेल, जितनी भी फीमेल होती हैं यहाँ पे लिख दो, तो पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल हैं उसको ही हम सेक्स रेशियो कहते हैं। इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है? 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये देखो 1901 से 2001 का
ये सेंसस ईयर्स हैं और उसका सेक्स रेशियो बता रहा है। अब आप बस एक चीज़ नोटिस करो, 1901 में सेक्स रेशियो कितना था? 972। 2011 में कितना है? 940। डिक्रीज हुआ है सेक्स रेशियो। जस्ट इमेजिन, 1901 में इट वाज 972 एंड 2011 में इट इज़ 940। लुक एट द डाउनफॉल इन द सेक्स रेशियो। देख रहे हो आप ये चीज़? क्यों? वॉट आर द फैक्टर्स? क्या रीजंस है, क्यों हो रहा है? एक तो यहाँ पे आपको नीचे, इसके नीचे रीजंस भी आपको दिखेंगे। ये देखो, फैक्टर्स ऑफ लो सेक्स रेशियो। पहला तो यही है कि ये जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, इनको जो ऑब्सेशन है ना मेल चाइल्ड से कि बेटा होना चाहिए, लड़का पैदा हो, करो, ये करो, वो करो, ये ऑब्सेशन तो जाता नहीं है इंडियन सोसाइटी से, आज भी नहीं जाता। आज भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अगर किसी फीमेल का, किसी लड़की का जन्म होता है तो दे आर नॉट हैप्पी, खुशी नहीं होते इंसान। तो हाँ, लड़की का जन्म हुआ, क्या हुआ, हमें नहीं देना पार्टी, हम नहीं करेंगे कुछ भी। इट स्टिल हैपन्स। तो ये जो ऑब्सेशन है ना, ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है ये मेल चाइल्ड को। आप किसी घर में चले जाओ, कोई पुअर फैमिली है, माँ बाप हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, उनके पास इतने ही पैसे हैं कि वो किसी एक बच्चे को अच्छे से एडुकेशन दे सकते हैं प्राइवेट स्कूल में। वो किसको देंगे? लड़के को, कि भैया हम अपने बेटे को भेजेंगे प्राइवेट स्कूल, लड़की तो या तो पढ़े, नहीं तो या तो सरकारी स्कूल में डालो, वरना वो भी मत डालो। तो ये जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट में कुछ भी अच्छा है, मिठाई लेके आए तो लड़के को दे रहे हैं, 4 मिठाई है उसमें से 3 मिठाई लड़के को दे दिया, 1 मिठाई लड़की को दिया, वो भी नहीं दिया। इस तरीके का ट्रीटमेंट जो है ना, इसके कारण ही जो है फीमेल सेक्स रेशियो इतना ये हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो मिलती है, फीमेल चाइल्ड को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बिल्कुल। दूसरा ये कि वुमेन का कंडीशन इतना ख़राब है इंडिया में, ठीक है। मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। आप फिर कमेंट्स में ये मत लिखना कि आई एम अ फीमेल, आई एम बेटर ऑफ इन माई फैमिली, आई गेट ऑल दी फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग मोर देन माई ब्रदर एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू और मी और पीपल लाइक अस हु आर प्रिविलेज्ड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। हम जैसों की बात नहीं कर रही मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आज भी इंडिया में देयर इज़ अ लॉट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन जो इन सब चीज़ों से गुजर रही हैं। तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिलती है। तो कोई भी अगर गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, उनका खान पान अच्छे से नहीं होता है, पोषण उनको सही से नहीं मिलता, खाना अच्छे से नहीं मिलता, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा, तो वो जो है बर्थ मतलब जब बच्चे को जन्म दे रही होती है उसी टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट ही अच्छा नहीं मिल रहा है, उनको खाना पीना ही उनका सही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी डेथ तो होगी ही ना। तो ये चीज़ हो रही है। तीसरा क्या हो रहा है? डाउरी डेथ्स। ये तो भैया बहुत मेजर प्रॉब्लम है। दहेज अगर सही से नहीं मिलेगा किसी घर में तो उनको जला के पता नहीं क्या ही कर देंगे। टॉर्चर होता है, मारपीट, रोज इंडिया में हज़ारों महिलाओं के साथ टॉर्चर हो रहा है, मारपीट हो रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। जलाना तो आई थिंक अभी फिर भी थोड़ा कम है पहले के कंपैरिजन में, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, बट टॉर्चर वगैरह सब हो रहा है। इतना टॉर्चर कर देते हैं ना लड़की को, जो लड़की मतलब शादी करके आपके घर आई है एंड दहेज लेके नहीं आई है जितना आपको चाहिए था उतना, तो उसको इतना टॉर्चर करो कि वो मतलब खुद ही आत्महत्या कर ले। तो इस लेवल का टॉर्चर होता है, मारते हैं, पीटते हैं, मतलब बहुत कुछ इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी एंड फॉर एवरीबडी who is a female. I mean, where is the future of India going? The female population, where is it going? I mean, I really don't understand. But ठीक है, moving ahead, it's ठीक है in the sense dowry is not ठीक है, but हम अभी as individuals the only thing we can do is tell people in our own family, in our surrounding, to not take dowry. That is something we can do as of now. हमारे पास जितनी कैपेबिलिटी है अभी, उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम हमारे आसपास ये चीज़ ना होने दें, और शुरुआत अपने खुद के घर से करो, ठीक है। डाउरी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। इसमें कोई प्राइड की वो नहीं, बात नहीं है कि मतलब डोंट बी प्राउड कि ओ माई गॉड चलो हम डाउरी ले, नहीं। घर की इज्जत कुछ नहीं है, डाउरी से इज्जत नहीं बढ़ती। ये चीज़ आप खुद के माँ बाप को पहले एक्सप्लेन करो,
खुद के फैमिली में जिनको समझ नहीं आ रही उन्हें समझाओ, फिर अपने सराउंडिंग में समझाओ. दिस इज़ द वे वी कैन कंट्रोल डाउरी. ठीक है, we can actually abolish dowry and control the death due to dowry. ठीक है. उसके बाद हाँ, एक और चीज़ हो गई कि आजकल ना ये न्यूक्लियर फैमिली वाला ट्रेंड बहुत सामने आ रहा है, बहुत पुश मिल रहा है इस न्यूक्लियर फैमिली वाले कॉन्सेप्ट को. जॉइंट फैमिली में कोई रहना ही नहीं चाहता. नोबडी वांट्स टू स्टे इन जॉइंट फैमिली. एवरीबडी वांट्स द फैमिली टू बी सो न्यूक्लियर. अब ऐसा हो गया, इनफैक्ट ऐसा हो जाएगा फ्यूचर में कि ऐसा होगा कि भैया मैं और मेरा हस्बैंड वाइफ, बस वही न्यूक्लियर फैमिली, 2 लोगों का न्यूक्लियर फैमिली, बच्चे भी नहीं करेंगे. अभी तो ये चीज़ हो गया ना ट्रेंड में कि एक बच्चा कर दिया, दूसरा बच्चा नहीं करना चाहते. वाई? बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली, दिस इज व्हाट द ट्रेंड इज. कुछ टाइम बाद शायद बस पति पत्नी एंड नो बच्चा विल बी द ट्रेंड. इट कैन हैपन, राइट? तो ये जो ट्रेंड है ना, उस पर भी अगर एक बच्चा कर भी रहे तो उस पर भी उनको चाहिए लड़का, है ना. ये चीज़ें जो हो रही है ना, इसी कारण काफ़ी ज़्यादा सेक्स रेशियो में डिफ्रेंशिएशन आ रहा है. Craze for male child is reflected in the increasing number of sex determination tests and abortion carried out in the recent past if the child is female. अब ऐसा क्या होता है, आप ये बताओ कि ये जो पहले ऐसा होता है ना कि जब बच्चा पेट में होता है, प्रेग्नेंट होती है जब महिलाएं और उनके पेट में बच्चा होता है, तो पहले ऐसा होता था कि टेस्ट कर लेते थे और टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि उस पेट में लड़का है या लड़की है, राइट? ये चीज़ पता चल जाता था. बट अब जो है इंडिया में वो चीज़ इलीगल हो गई है. क्यों हुई है? वाई डू यू थिंक दैट हैज़ बिकम इलीगल? क्योंकि पहले लोग ये जान लेते थे कि पेट में लड़की या लड़का है, अगर लड़की होती थी तो पेट में ही मार देते थे, अबॉर्शन कर देते थे. और मान लो अगर जिंदा बच भी गई उसके बाद, तो उसको इतना पालन पोषण का ख़राब होता था, बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं दे देते, कुछ खाने पीने को नहीं देते कि वो खुद ही मर जाए, इतनी कमज़ोर हो जाए कि वो खुद ही मर जाए. ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जो है सेक्स रेशियो में इतना आपको डिफरेंशिएशन देखने मिल रहा है. हेल्थ, स्टेटस, एडुकेशन, ये जो फीमेल्स का ये सब कुछ है ना, उनका जन्म होने के बाद भी नहीं देखा जाता है. पढ़ी तो पढ़ी, सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, नहीं पढ़ी तो भाई बस, और पढ़ भी रही है तो उसकी शादी करा दो. शादी भी किससे करा रहे हो पता नहीं. मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड दी मेंटालिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन, मतलब जो भी लोग उस सोसाइटी में रह रहे हैं, कि I mean, on what grounds are you making your girl child marry someone? I mean, why? Why are you not educating? And it is not only about it's, I don't know, but आज के टाइम पे ना debate has become about educating female या educating male and stuff. No, it is never a debate between female and male. बट क्योंकि इतना ऑपरेशन हो गया है ना फीमेल के साथ, इतना ज़्यादा फीमेल के साथ आज भी हो रहा है कि हम इसको जेंडर के अराउंड रिवॉल्व करना हमें करना पड़ता है कि प्लीज़ एडुकेट फीमेल. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लेके ही इसलिए आए क्योंकि नहीं, बेटी बच ही नहीं रही थी, ना बेटी पढ़ रही थी. इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू फीमेल्स ओवर मेल्स. ये जो आजकल ऐसा हो गया है, मेल आते हैं, मतलब कोई भी ऐसे जो मेल पॉपुलेशन है वो आके कहती है कि फ़ीमेल्स को क्यों, फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन क्यों, फीमेल्स के लिए ये क्यों, फीमेल्स को प्रेफरेंस क्यों? क्योंकि उन्होंने भैया जो आपके लिए बेयर मिनिमम है ना, वो उनके लिए हाईली 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 स्पेशल चीज़ है ना. एक टाइम पे जो आपके लिए बेयर मिनिमम थी वो उनके लिए मतलब दुर्लभ थी. बात वो है, दे डिडंट इवन गेट इट. आपकी बेयर मिनिमम भी उनके लिए स्पेशल चीज़ थी, इसीलिए वुमेन को प्रेफरेंस दी जाती है. And they deserve it because of the atrocities they had faced in the past and they are still facing. क्या हम ये जो चीज़ें बना रहे हैं वुमेन के लिए, क्या अभी भी वो उन वुमेन के पास जा रही है जिनको लिटरली उनकी ज़रूरत है? नहीं, नहीं जा रही है. एंड आवर गोल शुड बी टू मेक दैट रीच टू दैट गर्ल सिटिंग इन अ विलेज, इन अ रूम ऑफ इन हर हाउस इन एनी सर्टन विलेज. हर एक फैसिलिटीज़, एडुकेशन हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग शुड रीच टू दैट पर्टिकुलर गर्ल एज वेल. सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग विच शुड बी टेकन केयर. हेल्थ, भाई खाना पीना, हेल्थ, दीज आर द मोस्ट बेसिक थिंग्स. इन चीज़ों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है. अगर लड़की पैदा हुई है, लड़की या लड़के, अगर आपके घर में 3 लड़के हैं और एक लड़की है तो लड़की को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है. एंड दिस इज़ अ फैक्ट.
आज भी हो रहा है ये चीज़। अगर हमारे घर में नहीं हो रहा डजंट मीन कि कहीं नहीं हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में ही हो रहा है मोस्ट, ये केस ही इंडिया का है मोस्टली, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो अननोन है, जो हमें नहीं पता बट हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मेल का जो बर्थ है वो ज़्यादा हो रहा है फीमेल के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगेन आपको ये टेबल में भी दिख जाएगा, यूनियन टेरिटरी और स्टेट में हाईएस्ट लोएस्ट आप यहाँ पे भी चेकआउट कर लो। सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा फेवरेबल टूवर्ड्स वीमेन है केरला में, जहाँ पे इट इज़ 1084, और यूनियन टेरिटरी में इट इज़ पौंडीचेरी। तो आई रियली, एक चीज़ जो केरला, आई डोंट नो इफ इट इज़ फॉलोड इन केरला या कहाँ, आई थिंक किसी साउथ में ही कहीं फॉलो होता है, आई थिंक केरला में ही होता है, कि वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़कियों को अगर पीरियड्स होता है, उनके पहले पीरियड्स पे दे आर सेलिब्रेटेड एज गॉडेस, आई मीन सेलिब्रेशंस होती है, एंड दैट इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग, such a beautiful practice which should be practiced all over the country, I would say. तो you know there's a reason why केरला में फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ की सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है टूवर्ड्स वेमेन बिकॉज दे आर सेलिब्रेटेड देयर, है ना। तो दैट इज़ रियली नाइस। एंड पौंडीचेरी इज़ द यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जो सेक्स रेशियो है इट इज़ फेवरेबल टू फीमेल्स, ठीक है। सो उसके बाद लो सेक्स रेशियो दिल्ली और चंडीगढ़ में है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ मेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज हु माइग्रेट टू द सिटीज़ इन सर्च ऑफ जॉब्स लीविंग देयर फैमिलीज बैक इन होम। ऑब्वियसली दिल्ली हो गया आपका, फिर चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी मेल पॉपुलेशन गांव वगैरह या दूसरे स्टेट से आती है। दिल्ली में आप देख लो बहुत सारे बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेक्स रेशियो तो कम होगी ही, फीमेल्स की रेशियो कम होगी ही, बिकॉज मेल ही तो आ रहे हैं ना काम करने के लिए मोस्टली बाकी स्टेट से, ठीक है। चंडीगढ़ में भी यही हाल है। इसके बाद एज कॉम्पोजिशन, लिटरेसी एंड आई थिंक इट्स वर्किंग पॉपुलेशन, यस, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई कीप दिस वीडियो शॉर्ट क्योंकि ये सही रहता है कि छोटे वीडियोस होते हैं तो आपका भी ऐसा मन वियर्ड नहीं होता कि हाँ ठीक है चलो 30 मिनट्स का वीडियो वी कैन वॉच, ठीक है, 20 मिनट्स का वीडियो है वी कैन वॉच। अगर 1 घंटे का वीडियो होगा यू विल नॉट वॉच विथ इंटरेस्ट, नहीं देखोगे आप, पहले ही आप देख लो अरे 1 घंटे का वीडियो कौन देखेगा, है ना। तो आई एम ट्राइंग टू कीप माई वीडियोज़ अ लिल शॉर्ट, ठीक है। So yes, with that I come to the end of this chapter. If you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Also मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपडेट्स देयर, आप मुझे डीएम कर सकते हो वहाँ पे विथ योर डाउट्स और व्हाट्सोएवर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आई विल वंस चेक एंड री अपलोड द लिंक, ठीक है। तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों का प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगा, बाकी वीडियोस जो मैंने अपलोड करी है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक देम डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड विद दैट, yes, happy studying, good luck.